अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज सदर ममलकत सरकारी दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां पर वो ये बताया जा रहा है कि अहम मुलाकातें भी की जाएंगी। और इसी के साथ साथ आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जो अगला SCO होगा वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, और जो मुतल्लिका हुकाम है उनको इंतज़ामात के हवाले से हिदायत भी की गई है कि वो अभी से जो इंतज़ामात हैं वो उस हवाले से तैयारी करें। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो आपके सामने है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट से जो कायमा कमेटियाँ हैं वहाँ से वो मुस्तफ़ी हुए। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पर भी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से उनके मुतज़ाद बयानात सामने आते रहते हैं। और अब भी शेख वक़ास साहब हों या दीगर रहनुमा हों, उनके बयानात मुख्तलिफ हैं। बैरिस्टर सैफ साहब ने एक बयान दिया, फिर स्पीकर साहब ने उस पर अपनी राय भी दी थी। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, और हाल ही में जो पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही थी कि ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की जाए, उसका ऐलान किया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका ऐलान भी किया। और उसके बाद आज सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से सेनेट के अंदर एक करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें वज़ीर आज़म के ज़रूरी एमरजेंसी के नफाज के फ़ैसले को खुशैन करार दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये मुतालबा किया गया है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको फ़ौरी तौर पर इमदाद, और इसी के साथ साथ जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएँ। और उस करारदाद में ये भी मुतालबा किया गया है कि जो मुतासरीन हैं और जो किसान हैं, ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ और फार्मर्स हैं, उनको फ़ौरी तौर पर बिस्प के ज़रिए जो कैश है वो मुंतकिल की जाए और उसमें मज़ीद ताख़ीर ना की जाए। ये करारदाद आज ही सेनेट के अंदर जो है वो जमा कराई गई है। अब मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन आज जो नौशेर फ़ेरोज़ की सूरत हाल है वो हम आपके सामने रखेंगे। और आमिर मलिक जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर उनसे हम तफसीलात जानेंगे। आमिर, ये बताइएगा कि इस वक्त नौशेर व फ़ेरोज़ में क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं, और जो हुकूमत की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं उस हवाले से मुतासरीन का क्या कहना है? चाऊ बंद पर दरबेलों के करीब मौजूद हूँ, जहाँ दरिया सिंध के पानी के सबब कई दहा ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने पर इलाका मकीन शदीद परेशान है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। यहाँ पे किसान अपना फसल लेके आ रहे थे, लेकिन वो भी डूब गई थी। अभी अभी 4 बंदे डूब रहे थे, लेकिन वो खुद अपनी मदद खुद करके रेस्क्यू करके ज़मीन पे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे सरकारी या कोई सहूलत मौजूद नहीं है कोई, लेकिन बंद की मरामत नहीं कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? शहरों में काम कर रही है। हम इंसान नहीं है, शहर के इंसान है, हमारी कोई सहूलत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, हम यहाँ डूब रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमारा आपके सामने ये कहना है कि यहाँ पे दरिया सिंध में पानी आ गया है और आवाम बहुत परेशान है। इधर के गांव वाले जो अंदर 30 से 40 हज़ार आबादी है अंदर लोगों की, वो परेशान हैं। वो अदर अपनी मदद आप निकल रहे हैं, कोई भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी जो है रेस्क्यू अमला नहीं है, नई कश्तियाँ हैं, ना ही उनको साजो सामान दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये जो सारी बातें चल रही हैं कि हमने दी हुई है, कश्तियाँ दी हैं, सहूलियत दी हुई हैं, दवाई के लिए कुछ दिया हुआ है, सारा झूठ है। कुछ भी नहीं दिया गया। बराए मेहरबानी इन लोगों को बचाना है तो बचा लें। यहाँ ये जो हाई स्कूल बना हुआ है, यहाँ हमने मेडिकल रिलीफ कैंप लगवाई है जनाब DC साहब के हुक्म पर, DHO साहब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नौशेर फ़ेरोज़ के तहत, और यहाँ कंडियारू के जो SDM साहिबा है उसके हुक्म पर हमने यहाँ जो मेडिकल कैंप लगाई है यहाँ स्कूल में। हमारे मेडिकल की टीम्स जो हैं अलॉन्ग विथ डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर है और उसकी टीम है, हमारे जो लोअर स्टाफ भी उससे उनके साथ काम कर रहा है। तो हमारे पास प्रॉबेबली जो अफेक्टेड इलाके से जो मरीज़ आ रहे हैं ना, वो हमारे डॉक्टर और हमारी जो मेडिकल की टीम है वो देख रही है। तो अब टिल जो है न, जब तक वहाँ से कोई अहकामात नहीं जारी होते DC साहब की तरफ से, तब तक ये हमारी जो है ये मेडिकल की जो कैंप है वो कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ प्रॉबेबली जो है OPD हम देख रहे हैं, और यहाँ गैस्ट्रोएंटाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, प्रॉबेबली ये केसेस आ रहे हैं। अगर कोई रेफरल होगा तो हमारे हॉस्पिटल भी RAC हॉस्पिटल, RAC कमाल डेर हॉस्पिटल भी है, तो ऐसे मरीज़ों को हम वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इंडोर भी कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है या कोई सिस्टमिक डिजीज़ का आ जाता है तो हमारे पास रेफरल है, गाड़ियाँ भी हैं और हमारे पास मेडिसिन भी है ज़ाहिर है, तो हम उसको रेफ़र भी करेंगे। वो एमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो हम देंगे। चलें, ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, ये नौशेर व फ़ेरोज़ की सूरत हाल थी। अब जो
ठट्टा के मुतासरीन हैं, वहाँ पर जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, जो उन्होंने मुतालबात किए हैं, उनकी गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी तो कोई नहीं आया है, ठीक है। सैलाब आ रहा है, बारिश हो रही है, हमारा गांव का रास्ता देखो, रास्ते गंदगी है, माल भी बाहर खड़ा है, कोई अंदर कोई सहूलत अमल नहीं है, हमारे बच्चे बीमार है, उनकी कोई पूछने वाला अभी तक कोई नहीं है। हमारी खुद बीमारी है, इतना मच्छर है, हम लोग रात सो ही नहीं सकते हैं। हमारे पास न को मच्छर जाने को देता है, न कोई दवाई वगैरह देता है, क्यों नहीं देता है? हमारी वजह क्या है? हमने वो गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है जो हमारे क्यों नहीं कुछ देती है? हर कोई टाइम इलेक्शन में आता है, मुझे वोट दो, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, वे करूँ, अभी तक कोई नहीं आता है। अभी तक सैलाब की वजह से हमारे तो कोई भी नहीं आया पूछने वाले। दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं, पानी आ गया, कुछ बारिश का दरिया का आ गया है, बस हम लोग कोई भी नहीं आया पूछने में, कोई भी नहीं आया। वहाँ से निकले यहाँ आके बैठे। बीमारी अल्लाह का शुक्र है अभी तो कोई भी नहीं आया हमारे पास, पर ये सैलाब का मारे हुए बस आ गए बाहर। हम सैलाब से निकले हैं, बाहर बैठे, वो बच्चे सब भूखे पड़े, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बीमार भी हैं बच्चे। हुकूमत वाला आवे तो उसको कोई ऐसा आदमी हमारा है, पता नहीं कौन है, अभी इधर नहीं जाओ, इधर ये हमारा आदमी है, भले हमारा भले मर जावे, इधर कोई नहीं है हमारे लिए। जी नाज़रीन, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और यही वजह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो खुद ये मुतालबा कर रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो किसान हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको फौरी तौर पर जो कैश है वो मुंतकिल करने के इक़दाम शुरू करने चाहिए। उसमें मज़ीद ताख़ीर जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आज जैसे हमने शुरू में ज़िक्र किया कि सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से सेनेट में करारदाद भी जमा कराई गई है, जिसमें ज़रई जो एक एमरजेंसी है उस हवाले से तो उन्होंने उसको वेलकम किया है, लेकिन बाकी उनके मुतालबात जो हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सैलाब के हवाले से जो तफसीलात थी वो हमने आपके सामने रखी। अब जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, जो पार्लियामेंट्री एक पॉलिटिक्स है, जो सियासी जमातों की एक हिकमत अमली ख़ास तौर पर PTI की सामने आ रही है कि कौमी असम्बली के बाद उन्होंने सेनेट से भी जो कायम कमेटियाँ हैं वहाँ से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार साहब, पहले हमने देखा कि ये PTI ने कौमी असम्बली की जो कायम कमेटियाँ थीं वहाँ से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया और फिर कहा कि सेनेट पर हमें कोई एतराज़ात नहीं है, ना ही सेनेट की उस पे इलेक्शन पे कोई सवालात हैं सिवाय चंद नशिस्तों के। लेकिन उसके बाद अब जो उन्होंने कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है, आपको लगता है सर कि सूरत हाल जो है वो इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा रही या PTI के साथ कोई बातचीत नहीं बन पा रही है हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरमानी साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। ये कुछ अजीबुल खलकत कहें या मुख्तलिफुल ख्याल कहें या कुछ ऐसे लोग जिनकी नज़रियात तो नहीं है लेकिन वो कुछ जज्बाती नारों पर, जज्बाती बातों पर और जज्बाती दावों पर इकट्ठी हुई एक जथा आप कह सकते हैं, एक मखलूक कह सकते हैं, एक फिरका कह सकते हैं, एक तबका कह सकते हैं या मुख्तलिफ तबकात कह सकते हैं। उनके पास विजन अपना कोई नहीं है। अगर आप इनको बोले ना कि आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनानी है तो इनको इन बातों से कोई सरोकार नहीं है, इनको इन बातों की समझ नहीं आती। अगर आपने इनसे बात करनी है कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है, ये आपके साथ इस पे कोई डिबेट कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप इनको ये कहें कि आइए कोई कानून साजी करते हैं तो दे डोंट हैव एनी नॉलेज, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। इनको पता भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और ये इन चीज़ों से फारिग और इन चीज़ों से बिल्कुल आरी हैं। जमहूरी अक़दार, जमहूरी रिवायात, अखलाक, तमद्दुन, तहजीब, डायलॉग, बातचीत, इन चीज़ों से वो मुझे ये बताइए, चलो मैं अगर माजी को छोड़ ही दूँ, मुझे आप बताइए नादिर गुरमानी साहब, यू आर अ वेरी गुड एंड रिप्यूटेड एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप एक अच्छे चैनल पर बैठकर आप जर्नलिज्म करते हैं, एंकरिंग करते हैं। मुझे बताइए कि ये जो 1.25 साल गुजरा है 8 फरवरी के इलेक्शन को, या 1.5 साल गुजरा है, वटेवर जितना भी है, आपने तहरीक इंसाफ की कोई पार्लिमानी किरदार अगर आपने देखा हो तो मुझे भी दिखा दीजिए, एंड लेट मी प्रेज इट, मैं फिर उसकी तारीफ भी करूंगा। कोई पार्लिमानी किरदार इनका नहीं है, माँ सिवाय इस नारे के और इस मुतालिबे के कैदी नंबर 800 चोर को जो है तो आप रिहा कर दें। इसके अलावा उनके पास कोई काम है ही नहीं, उनको कोई काम आता ही नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर पहले ये कहते हैं हम नहीं आएंगे, फिर
आ गए, फिर कहते हैं सारी ड्राफ्टिंग हमने कर दी, फिर ड्राफ्टिंग खत्म होने के बाद जब वोटिंग देने का टाइम आया तो अपने ही इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान को डिच करके ये लोग जो है तो नहीं आए। तो ये सीरियस नहीं है। मुझे बताइए, अगर तहरीकों पे इनका मैं आपके सामने तबसरा करूं तो 26 नवंबर लास्ट ईयर की जो इनकी कॉल थी उसको नाम दिया गया था कि ये एक फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल, हाँ। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। मुझे बताइए कि फाइनल के बाद कोई क्वार्टर फाइनल होता है, कोई सेमीफाइनल होता है? कुछ नहीं होता। ये तो पता नहीं किस प्रैक्टिस में चले गए, इनको खुद नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। इमरान खान साहब खुद ऐसे हालात में हैं, पता नहीं उनका दिमागी तवाजुन कहाँ पे है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कोई एलानिया वो जो है वो ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई ऑपरेशन फौजी नहीं हो रहा। टारगेटेड बेस इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जो हैं वो उस पे इंफॉर्मेशन पे कार्रवाई होती है, वो पाकिस्तान के चारों सूबे में हो रही है। इसी हवाले से इख्तियार वली खान साहब, मैं आज बयान भी देख रहा था, खान साहब ने वकला को कहा है कि वो रेजिस्ट करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रहे हैं। जी, इनफैक्ट वो इमरान खान साहब का अपना वही पुराना स्टाइल है। हाँ। इसमें उन्होंने एक साइड पे फौज को हिट करने की कोशिश की है, पाक फौज को, दूसरी तरफ वो फौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में एक बगावत पे कि जो है वो फैलाना चाहते हैं कि लोग बागी हो जाएं फौज से और रियासत से, हुकूमत से। हालांकि उसको खुद पता नहीं, ग्राउंड रियलिटी का पता है कि नहीं है कि ऑपरेशन हो भी नहीं रहा और आप उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और तीसरी साइड पे उनका तीसरा शिकार है, एक फौज, एक बगावत पब्लिक में, और तीसरा जो है वो अली अमीन जो इस वक्त बुशरा बीबी की नेगेटिव लिस्ट में टॉप ऑफ द लाइन आ चुके हैं। उनको हटाने का उनका प्रोग्राम है और वो उसके लिए कोई रास्ता भी हमवार करना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अली अमीन, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ जो है तो आप इसको आप ये ऑपरेशन की कोई हिमायत मत करो और फौज के खिलाफ अपने अवाम के साथ खड़े होकर डट जाओ। तो आप गंडापुर साहब को ओहदे से हटते हुए देख रहे हैं इख्तियार साहब? आई डोंट नो कब हटते हैं, लेकिन जो उनके बजने जो उनके हटने का या हटाने का तबल है वो बच चुका है। और ये अली अमीन को मुझसे और आपसे ज्यादा मालूम है, उसको इस बात का इल्म है, वो इदराक रखते हैं इसका। नहीं, लेकिन ये आप अलीमा साहिबा की नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं ना सर, खान साहब की लिस्ट के हवाले से आपका क्या आपकी मालूमात है या राय है? खान साहब की लिस्ट के बारे में मैं समझा नहीं आपके सवाल को। कि मतलब खान साहब के गुड बुक्स में अभी भी हैं गंडापुर साहब या नहीं? नहीं, वो खान साहब की गुड लिस्ट में नहीं है। मैं अगर कोई बंदा बुशरा बीबी के नेगेटिव लिस्ट पे आ जाए तो वो खान साहब के गुड लिस्ट में हो ही नहीं सकता। ये पार्टी अब कोर कमेटी तो नहीं चला रही, ये पार्टी कोई सियासी कमेटी तो नहीं चला रही, ये इनकी कोई काउंसिल तो नहीं चला रही, ये इनके पार्लियामेंटेरियंस तो नहीं चला रहे। ये पार्टी जो है ये खान साहब और खान साहब को जो है बुशरा बीबी चला रही है। वही कोर कमेटी है, वही सियासी कमेटी है, वही पार्लियामेंट है, वही इदारा है और वही फैसला साज है। इसके अलावा लेकिन सर उस दिन हमने सीएम साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान जाने के हवाले से उनसे कोई सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है। बाद में बताया गया कि वो तो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो सर ये एक वजीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक हो या उनको बाहर जाने की इजाज़त ना हो, इस पर सर क्या कमेंट करेंगे आप? नादिर गुरमानी साहब, चलिए मैं आपके शो में थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। कल मैंने इतनी ही बात की थी और मैं ये सवाल आपके सामने भी रखता हूँ। क्या आपके इल्म में है कि अली अमीन गुज़श्ता कितने सालों से किसी जहाज़ पर नहीं बैठे हैं? चले हमारी हुकूमत को आए हुए तो पीडीएम समेत भी आप कह रहे हैं तो 3 साल हो गए। या 3 साल पहले आपने उनको किसी जहाज़ पे चढ़ते हुए देखा था? किसी जहाज़ से उतरते हुए देखा था? सर कोई वीडियो तो सामने नहीं आई, लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने ट्रेवल किया है या नहीं किया। He is unable to travel abroad. वो नहीं कर सर वजूहात क्या है? अब सारी कहानी ना सुने, मैं कहता हूँ थोड़ा सा इतना बहुत है, बाकी बाद में कर लेंगे। सर देखें वो बातें ठीक हैं, लेकिन सर वो इस वक्त एक सूबे के वजीर आला हैं। सर सूबे का वजीर आला हेलीकॉप्टर में बैठने से डरता है, सूबे का वजीर आला जहाज पे चढ़ने से डरता है, उसको हाइड्रोफोबिया है।
अच्छा, तो सर फिर आप अपने ऊपर हुकूमत क्यों ले रही है? आप कम से कम उनका जो पासपोर्ट वो शिकायत कर रहे हैं वो तो अनब्लॉक कर दें, फिर वो खुद जाने वो ट्रेवल करते हैं या नहीं करते? पासपोर्ट की उनकी शिकायत जो है वो कोई सिर्फ लेम एक्सक्यूज ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। वो लेम एक्सक्यूज है। अगर उनके जाने की बात हो कभी और पाकिस्तान की रियासत को उनके साथ ले जाने की ज़रूरत होगी तो वो उसमें कोई ऐसी रुकावट अगर होगी भी तो वो दूर कर दी जाएगी। लेकिन उनका मसला जो है वो ये है कि वो किसी हवाई सफ़र पर नहीं जा सकते, वो उनको प्रॉब्लम है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, अब ये जो अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है, ऑब्वियसली सर तनकीद तो फिर आप हुकूमत के ऊपर होती है कि पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, वफाक में भी आपकी हुकूमत है। जो अलीमा साहिबा के साथ वाक़या पेश आया, फिर सहाफ़ी पर जो तशद्दुद हुआ, ये अडियाला जेल के बाहर कभी गिरफ्तारियाँ, कभी एहतजाज, कभी तशद्दुद, इन वाक़यात को रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी है कि सर कैसे इनको रोका जा सकता है? हमारी तरफ से किसी पे तशद्दुद अगर हुआ है तो मुझे आप बताइए, निशानदही करें, मैं उसकी आपको वजाहत कर दूंगा। लेकिन जहाँ पर सहाफ़ियों पे तशद्दुद होता है उसका मुझे पता है। अंडा फेंकने वाले बंदे अगर हमारी जमात से होते तो अभी तक वो उसकी ऐसी की तैसी फेर दी जा चुकी होती। लेकिन अंडा फेंकने वाले लोग खुद तहरीक इंसाफ के हैं और उसकी तस्दीक जो है वो वट्टू साहिबा ने कर दी थी, जो बुशरा बीबी की बहन है, और उसमें ये खुद लोग ये इन्वॉल्व है। मैं किसी की ज़ाती घरेलू ज़िंदगी में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता, बट देयर इज़ पीटीआई बिहाइंड द अंडा जो वो है फेंकने वाली प्रैक्टिस है, उसमें खुद पीटीआई इन्वॉल्व है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। अगर किसी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, बंदे इन्होंने खुद अरेस्ट किए थे, खुद पकड़े थे, इनको ही पता है कि वो लड़कियां कौन थी। वो वहीं पे खड़ी थी, वो वहीं पे एहतजाज कर रही थी और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मसाइल लेकर इनके पास आई थी। उनकी पार्टी के लोग थे, इन्होंने उनकी बात न सुनी, ना उनको जवाब दिया, उन्होंने अंडा मार दिया। ये तो इनके अपनी पार्टी के हालात हैं और शायद उनको मिसाल उसकी बुशरा बीवी की कोई सपोर्ट जो थी तो वो हासिल थी। जहाँ तक दूसरी बात है तैयब बलोच की, तो अब तैयब बलोच एक सहाफ़ी है और सहाफ़ी से अगर आप ये भी इख्तियार ले लें कि आपने किसी से सवाल ही नहीं करना। लेकिन इख्तियार साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि ये जो आपने गंडापुर साहब के हवाले से बात की कि वो गुड बुक्स में नहीं है या हो सकता है कि उनकी तब्दीली हो, तो उस तब्दीली के बाद आप दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला पीटीआई से देख रहे हैं या सूबे के अंदर ओवरऑल भी आप तब्दीली देख रहे हैं? ये तो अगर मैंने कमेंट कर दिया तो फिर मेरे ख्याल में हमारी प्लानिंग की वजाहत उससे हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम इंतज़ार कर लेते हैं, लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि इनको कब हटाया जाता है। मतलब सर आपकी प्लानिंग जो है वो मुकम्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वी आर पॉलिटिशियंस, वी आर पार्लियामेंटेरियंस, वी आर पॉलिटिकल पार्टी, और हर पार्टी अपनी कोशिश ज़रूर करती है कि उनकी जमात जो है सर हाँ, इतना बता दें कि तहरीक अदम एतमाद आएगी या फिर कोई गवर्नर रूल की तरफ भी सूरत हाल जा सकती है? नहीं, गवर्नर रूल की तरफ हम नहीं जाना चाहते। वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश है, बट वी वोंट गो फॉर दैट अनटिल अनलेस मतलब कोई बहुत ही मजबूरी हो जाए। वो अगर हमने लगाना होता ना गवर्नर रूल तो वो हम उस वक्त लगा लेते जब कोरम और पारचिनार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, जब वजीरिस्तान जल रहा था, जब बहुत ज़्यादा इन्होंने लेटरबाजियाँ लिखी थी वो IMF के पास। गवर्नर रूल को जो है तो उसके लिए मेरे ख्याल में सियासी जमात है हम, और हम आखिरी हद तक अपनी टॉलरेंस दिखा रहे हैं और दिखाएंगे। एक मुख्तसरन इख्तियार वली खान साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है आपके मुताबिक, तो क्या आप नहीं समझते सर कि वहाँ पे नंबर गेम में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है? ये कोई फ़र्क नहीं है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की मार है। पार्टी इनकी वहाँ पे 3 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। देयर आर 3 फिक्शंस, देयर आर 3 ग्रुप्स इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट खैबर पख्तूनख्वा। तो उसमें एक फिक्शन भी साथ मिला लें तो आपका नंबर पूरा हो जाता है और इनका नंबर अधूरा हो जाता है।
بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی خان صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ حکومت کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے اور رائٹ ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وقت آنے پر حکومت اپنی جو حکمت عملی ہے وہ شاید سامنے لائے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو پی ٹی آئی کے اندر سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو متضاد بیانات آ رہے ہیں وہ آپریشن کے حوالے سے ہوں یا دیگر جو حکمت عملی ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. شوکت صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر, سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. آج بھی خان صاحب کی ایک خبر جو ہے وہ ہماری نظر سے گزری جس میں انہوں نے جو لائرز ہیں, جو وکلا ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ رجسٹ کریں خیبر پختونخوا کے اندر جن تحفظات کا اظہار آپ کر رہے ہیں. پھر اس حوالے سے ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید متضاد بیانات ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر چل کیا رہا ہے, جو پی ٹی آئی کے اندر سے ہی مختلف بیانات آ رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سر صورتحال ہے کیا جو آپریشن کے حوالے سے, یا اوورآل ایک بات کی جا رہی ہے. بیرسٹر سیف صاحب کے کچھ بیانات ہیں, اس پر اسپیکر صاحب کچھ اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ایکچوئل ہے کیا سر سچویشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, یہ تو ظاہر ہے عمران خان جیل میں ہیں. جیل میں بہت کم لوگوں کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور بڑے مخصوص قسم کے لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو عام ورکرز ہیں, عام لیڈرز ہیں, ان سب کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کوئی کیا کہہ دیتا ہے, کوئی کیا کہہ دیتا ہے, اس سے میننگز نکالی جاتی ہے. ویسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی انٹیک ہے الحمدللہ. کوئی ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے پارٹی کے اندر. اور جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ اپنا کام کر رہی ہے. اس وقت پوری فوکس یہ ہے کہ جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے, غالباً اس پہ زیادہ فوکس کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اور وہی ایک ایشو بنا ہوا ہے اس وقت. تو میرے خیال سے اب ستمبر میں پشاور میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. اس کے بعد وہاں سے جو ہے نا جو تحریک کا ایکچوئل آغاز ہے وہاں سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, لیکن سر یہ جو آپریشن کے حوالے سے بیرسٹر سیف صاحب کے بیانات ہیں کہ آپریشن نہیں ہو رہا, پھر آپ کے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, تو اس میں کیا کنفیوژن ہے سر؟ آپ کو کوئی کنفیوژن نظر آ رہی ہے یا کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ اس میں ہو کیا رہا ہے؟ چونکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی 20-25 سالوں سے ہو رہی ہے اور ایسے آپریشن نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی جس طرح سوات کا آپریشن ہوا تھا یا اس طرح جس میں انخلا ہوتا ہے لوگوں کا. یہ جو ہوتا ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے جہاں پہ وہ چھاپے مارے جاتے ہیں اس طرح, تو وہ تو ہر وقت جاری رہتے ہیں. وہ کافی عرصے سے ہیں, کوئی ابھی سے نہیں ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ کریں یا نہ کریں. انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ تو سیکورٹی اداروں کے کام ہے, وہ کرتے رہتے ہیں اور وہی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بڑا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کے پی حکومت نے فلی اس کی وہ انڈورس کیا ہے اس کو. تو میرے خیال سے کیونکہ خان صاحب کی طرف سے تو واضح یہ ہے کہ کوئی بھی آپریشن جو ہو وہ اس کی حمایت نہ کی جائے. لیکن ظاہر ہے حکومتیں دیکھے گی دہشت گردی ہو رہی ہے, اب دہشت گردی کو کیسے روکا جائے, اس کو روکنے کے لیے جو بھی طریقہ. ٹھیک ہے, لیکن شوکت صاحب آپ سے پہلے اختیار ولی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. شوکت صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے گڈ بکس میں اب نہیں رہے اور شاید ان کو تبدیل کر دیا جائے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ہم بھی تیار ہیں, ہماری جو پلاننگ ہے وہ بھی مکمل ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنا سی ایم لانا ہے یا کیا کرنا ہے. کوئی ایسی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ دیکھیں, یہ تو دن کے خواب ہیں, دیکھتے رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. علی امین گنڈاپور کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے, ابھی تو وزیر اعلیٰ ہیں. جب ان کا اعتماد نہ ہوتا تو وزیر اعلیٰ ہی نہ ہوتے. تو یہ باہر سے بیٹھ کے جو اس طرح کے تجزیے نکالنا میرے خیال سے بہت ہی احمقانہ ہے. وہ ان کا شوق ہو سکتا ہے اس لیے کہ بڑے عرصے بعد ان کو کوآرڈینیٹر بنایا ہے پرائم منسٹر کا, تو میرے خیال سے اسی پہ گزارا کرے. تنخواہ نہیں ہے اس کی تو بات کی جا سکتی ہے کہ اس کی تنخواہ کیوں نہیں, تنخواہ ملنی چاہیے ان کو اس کی. باقی اختیار ولی ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کی باتوں کو زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں کہ
وہ انہوں نے جو تجزیہ دیا ہے کہ حکومت ختم ہو جائے گی، ہم تیار ہیں. آپ کہاں سے تیار ہیں بھائی؟ تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی اکثریتی پارٹی ہے، اس کے بغیر تو کوئی حکومت بن ہی نہیں سکتی یہاں پہ. تو کیا آپ لوگوں کو خریدیں گے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا، آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے جو مطلوبہ اسکور ہے؟ تو سر یہ سوال میں نے بھی شوکت صاحب ان کے سامنے رکھا کہ وہاں پر نمبر گیم میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہ سوال میں نے بھی ان کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ نمبر گیم میں فرق ضرور ہے، لیکن ایک دھڑا جو ہے وہ صرف اس کی مار ہے. مطلب وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے، یا انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ کیونکہ ڈویژن بہت ہے، اختلافات بہت ہیں. یار یہ اس سے کہو اختلافات کس پارٹی میں نہیں ہے؟ آپ کے اور پارٹی کے جو صوبائی لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اختلافات نہیں ہیں. بھائی تو ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال چلو یہ ان کا اپنا تجزیہ ہے. ہمارے محترم ہیں، بھائی ہیں، ان کا خواہش اپنی جگہ، وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا رہے، لیکن وہ تجزیہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اتنی مشکل حالات میں جو ہمارے لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ اب اس طرح کی چیزوں پہ نہ وہ بکیں گے، نہ یہ چھانگا مانگے کی سیاست واپس آ سکتی ہے. جو چھانگا مانگے کی سیاست کرتا تھا وہ تو بیچارہ اس کو تو سائڈ لائن کر دیا گیا، اس کے تو خود اپنے کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے. تو پہلے تو ان کو بھی راضی کیا جائے نا. یہ تو سارے دیکھیں نا، آپ کے حکومت پہ بیٹھے ہیں، مزے لے رہے ہیں، لیکن وہ جو بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ تھے، وہ تو خود بیچارہ ریلیونٹ ہو رہا ہے سیاست میں. اچھا، لیکن سر یہ جو آپ نے جلسے اور تحریک کی شروع میں بات کی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر جلسہ ہوگا اس کے بعد ملک گیر تحریک شروع ہوگی جیسے آپ نے پہلے اعلان کیا تھا، یا اسلام آباد کی طرف آنے کا کوئی پلان ہوگا؟ کیا حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی. جب ہم نے تحریک کا اعلان کیا تو لوگوں کو سزائیں دینا شروع کی اور کیسز نکالے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ یعنی وہ فوکس ہٹ گیا. لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ فوکس اب ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے ورکرز کا بہت بڑا پریشر ہے. اور ورکر کا پریشر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک عمران خان نہیں نکلتے ہمیں سڑکوں پر ہونا چاہیے. تو اب یہ کہ لیڈرشپ نے تو بڑی کوشش کی کہ حکومت کسی طریقے سے اچھے ڈائریکشن پہ آ جائے، لیکن اچھی ڈائریکشن پہ یہ حکومت آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے یہی ڈائریکشن ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. تو اگر حکومت یہی چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر بات کی بات ہے کہ کتنوں کو مارنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنوں کو جیلوں میں اور ڈالنا ہے، کتنے جعلی مقدمات بنانا ہے. اب یہ چیزیں تو میرے خیال سے بےمانی ہو گئی ہے نا. لوگ اس سے نہیں ڈرتے ہیں، اور نہ سزاؤں سے ڈرتے ہیں، نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں. وہ انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے. تو اب مرضی اپنی ہے، یا تو دیکھیں نا ماحول بنائے، ایسا ماحول بنائے جس میں جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت عملی طور پر پاکستان میں کوئی رول آف لا نہیں، کوئی جمہوریت نہیں. عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جیل کے اندر، اس کا کوئی پرسان حال نہیں. کس سے بات کی جائے؟ عدالتی نظام ایسا ہے کہ اس میں انصاف لینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ یا ان کی جو بہنیں ہیں عمران خان کی، وہ اپنے جو ٹیوزڈے مقرر ہیں ان کے لیے کہ جی فیملی ملاقات کر سکتی ہے، دوست ملاقات کر سکتے ہیں، آتے ہیں بیچارے جاتے ہیں، کتنے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، کبھی ملاقات ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو سسٹم ہے نا، میرے خیال سے یہ بہت ہی بھیانک سسٹم ہے. اور جو 26ویں آئینی ترمیم کی جو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں نا، کہ عدالتی نظام جو ہے وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور جس انداز سے سزائیں سنائی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی گئی. کوئی انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے ابھی تک. ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنا. ناظرین، شوکت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب پی ٹی آئی جیسے پہلے حکمت عملی کا اعلان کر چکی تھی، اب ان کی نئی اسٹریٹجی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو جلسہ ہوگا اس کے بعد ایک تحریک کا آغاز ہوگا. وہ تحریک کے حوالے سے آگے کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے اس کا بھی پی ٹی آئی نے اعلان کرنا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.